देखो इस वाले बजट में सरकार का एक ही चीज पे फोकस है, ग्रोथ, है ना। ग्रोथ, एक स्टेबल ग्रोथ के ऊपर फोकस है, जिसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव है वो अनाउंस किए गए हैं। इस वाले बजट में एक और चीज खास ये थी कि बजट है वो संडे को प्रेजेंट किया गया। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, बट दिस वाज फर्स्ट सच इंस्टांस। ठीक है। अब फर्स्ट इंस्टांस इन इंडियाज पार्लियामेंट्री हिस्ट्री वेयर एनुअल बजट वाज टेबल्ड ऑन ए संडे। ठीक है। अब देखो दो इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे। बजट है और उसके सामने लिखा है 2026-27, दैट मीन्स इट इज फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए है। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर है वो एंड होता है। बजट और सर्वे में मेजर डिफरेंस क्या है? बजट है दैट इज टॉकिंग अबाउट द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। इकोनॉमिक सर्वे है दैट टॉक्स अबाउट द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, की पास्ट वाले ईयर में हमने क्या किया, कहाँ पे क्या हमारा परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो बजट है दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द बजट डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इकोनॉमिक सर्वे है दैट इज prepared by डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विच इज अंडर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये दो चीजें आप जरूर ध्यान में रखना, इस पे क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो हमें चाहिए ग्रोथ। डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का मतलब क्या है कि हमारा पर कैपिटा इनकम है वो अच्छा खासा होगा। अभी हमारा पर कैपिटा इनकम है $2,500। हमारा पर कैपिटा इनकम का टारगेट है कि बाई 2047 हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो हो जाएगा $18,000। ये तो एक पहली बात हुई। हमारा जीडीपी का करंट साइज है रफली $4 ट्रिलियन और टारगेट है $30 ट्रिलियन का हमारा इकोनॉमी हो जाएगा बाई 2047। इसके लिए हमें चाहिए ग्रोथ। अभी अगर मैं बात करूं 2025 से अगर 2047 तक एनुअली अगर हम 7.8% की ग्रोथ रेट से ग्रो करें तो चांसेस है कि हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएंगे बाई 2047। गवर्नमेंट ने उसी के कंटेक्स्ट में बहुत सारे जो इनिशिएटिव हैं वो अनाउंस किए हैं। देखो एग्रीगेट डिमांड का बेसिक मतलब है कि हम जीडीपी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कंजम्पशन प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये एक बेसिक फॉर्मूला हम अगर हम कंजम्पशन बेसिस पे अगर हम अपना जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो। अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें। उसके लिए गवर्नमेंट को पहले एक राइट काइंड ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को बेसिकली अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट क्रिएट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है रिकरिंग एक्सपेंडिचर। ये बेसिक वाली चीजें हैं। अब अगर गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट करेगी तो सीधी सी बात है कि लोगों के पास में नया जॉब जनरेट होगा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, नया इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी तो प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करेगा। इस चीज को हम बोलते हैं क्राउडिंग इन इफेक्ट। क्राउडिंग वेरी सिंपल सेंस क्या है कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, उससे जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हुआ और कंजम्पशन की वजह से प्राइवेट सेक्टर ने भी इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। अभी हमारे पास दो तीन मेजर सिनारियोज हैं। एक तो ग्लोबल अगर ट्रेड की बात करें तो अनसर्टेनिटी है, बी इट यूएसए, बी इट वेनेजुला यूएसए इशू, बी इट यूएसए टैरिफ, बी इट रशिया यूक्रेन इशू, है ना। सबकी वजह से अनसर्टेनिटी है। दैट्स वाई हम अपना मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट है, उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं? बाई साइनिंग अप ट्रेड एग्रीमेंट विद डिफरेंट कंट्रीज, चाहे वो यूके हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो ईएफटीए हो विद 4 यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन हम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा हमारे सामने एक चैलेंज क्या है कि हमारे पास यंग वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उसको हमें काम देना है। बेसिक वाली चीज है। ठीक। अब अगर हमें पब्लिक का कंजम्पशन अगर हमें चाहिए कि पब्लिक कंजम्पशन इंक्रीज हो तो उसके लिए हमें मॉडरेट इन्फ्लेशन रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा मॉडरेट इन्फ्लेशन? मान लेते हैं ये पेन का प्राइस ₹100 है। ठीक है। ये मॉडरेट प्राइस है, नॉर्मल प्राइस है। अगर इस पेन का प्राइस 1000 हो जाएगा तो बहुत कम लोग खरीद पाएंगे, तो कंजम्पशन कम हो जाएगा। अगर इस पेन का प्राइस ₹10 है, इसका मतलब इसका डिमांड नहीं है। हमें डिमांड क्यों चाहिए है? क्योंकि डिमांड नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। डिमांड और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या कनेक्शन है? लेट्स से कि पूरा कंट्री है उसमें 100 पैकेट पार्ले जी का डिमांड है।
पार्ले जी का डिमांड है तो पार्ले जी बने भी गए, उस फैक्ट्री में लोगों को हायर भी किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर पार्ले जी का डिमांड बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरर्स हैं और बनाना शुरू करेंगे, नए लोगों को जॉब मिलेगा। दिस इज हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड। तो इसीलिए सरकार का बेसिक ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ इंश्योर करना, और उस ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए हमें इन्फ्लेशन है वो मॉडरेट चाहिए, ना कम ना ज्यादा। ठीक, अब अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो टेक्निकली पूरा बजट है उसमें घुमा फिरा के यही सब डायमेंशंस पे बात है। चलो देखते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ चीजों पर ध्यान देना है। वो चीजें कौन कौन सी हैं? हमें चाहिए है सस्टेन्ड ग्रोथ। सस्टेन्ड ग्रोथ का बेसिक मतलब है एक लॉन्ग टर्म के लिए हमें ग्रोथ चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें बनना है डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी क्यों बनना है? ताकि हम अपने लोगों को एक बेहतर लाइफस्टाइल दे सकें। ठीक है, सस्टेन्ड ग्रोथ चाहिए। उस सस्टेन्ड ग्रोथ का टारगेट मतलब बेसिकली ये बजट में मेंशन नहीं है, ये जो न्यूज़पेपर है उसके थ्रू मैं बता रहा हूं आपको कि 2025 से 2047 तक अगर हम लगभग 7.8% की रेट से ग्रो करेंगे तो हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएंगे। तो कहने का मतलब हमें हाई ग्रोथ चाहिए। अब उस हाई ग्रोथ के लिए हमें चाहिए मॉडरेट इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर इन्फ्लेशन बहुत कम है इसका मतलब है कि डिमांड कम है। वो हमें नहीं चाहिए, हमें मॉडरेट इन्फ्लेशन चाहिए ताकि हम अच्छे से ग्रो कर सकें। इसके लिए हमें चाहिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी नहीं होगा तो अनसर्टेनिटी होगा, अनसर्टेनिटी होगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कम होगा, डिमांड भी कम होगा, कंजम्पशन भी कम होगा, सारे डायमेंशंस होंगे। ठीक है, और लास्ट है फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब समझो क्या है? गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसे अगर बोरो करेगी, लेट्स से गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा बोरोइंग कर रही है, बोरोइंग किया तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा इंटरेस्ट में पे कर रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट के पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ज्यादा पैसे नहीं बचेंगे। देखो, अगर आपको ध्यान हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने एक टर्म डिस्कस की थी, कमिटेड एक्सपेंडिचर। कमिटेड एक्सपेंडिचर क्या था? बेसिकली कमिटेड एक्सपेंडिचर का मतलब है कि हाँ, इसमें तीन चीजें हम बेसिकली बात करते हैं, आईपीएस, इंटरेस्ट, पेंशन एंड सैलरीज। हाँ, तो अगर सरकार बहुत ज्यादा बोरो करेगी तो सीधी सी बात है कि उनके केस में उनको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अगर हम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमारे पास कैपेक्स के लिए ज्यादा पैसे नहीं है। अगर हमारे पास कैपेक्स के लिए पैसे नहीं होंगे तो सीधी सी बात है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा, और दूसरी बात, नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। जब मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की तो आपको दोनों पर्सपेक्टिव से बात समझनी पड़ेगी। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहे हैं, हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। हमें चाहिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ, उस लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो चाहिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हमें मॉडरेट इन्फ्लेशन चाहिए। ज्यादा इन्फ्लेशन होगा तो डिमांड मतलब उस तरीके से नहीं हो पाएगा, कम इन्फ्लेशन में भी डिमांड है वो लो दिखेगा। उसके बाद हमें चाहिए है कि पूरा जो सिनारियो है वो स्टेबिलिटी का रहे ताकि मैक्सिमम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो, और सरकार है वो अननेसेसरी बोरो ना करे। ठीक है, ये बात हो गई, ये 7.8 वाली बात हो गई। ये हमारा विकसित भारत का गोल हो गया, 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, $18,000 का पर कैपिटा इनकम उस टाइम का हमारा टारगेट है, और अभी के टाइम पे ये है $2,500, ये 2047 तक का टारगेट है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई मेंस आंसर लिख रहे हो, प्लीज यूज दिस फ्रेमवर्क कि अल्टीमेटली हमें ये सब क्यों चाहिए, क्योंकि हमें ये अचीव करना है। ये अचीव क्यों करना है? मतलब ये नंबर है, ये तो क्वांटिटेटिव नंबर है। नंबर क्यों अचीव करना है? सो दैट वी कैन प्रोवाइड ए बेटर लाइफ टू आवर पीपल। ठीक, अब ग्रोथ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एनर्जी सेक्टर में, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं एनर्जी के कंटेक्स्ट में, एनर्जी हो गया, दैट इज नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली जो ड्राफ्ट रिलीज किया गया था हमारा पावर कंजम्पशन के कंटेक्स्ट में, वहां पर भी हमने बात की कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, धीरे धीरे हम डेवलप हो रहे हैं, तो हमारा पावर कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज होगा। उसके लिए भी सरकार ने ये चीजें बताई हैं कि हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे पास सफिशिएंट एनर्जी रिसोर्सेस हो। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब है हमारे पास एक डाइवर्सिफाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो।
इसीलिए सरकार ने जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर तो फोकस किया है, बट न्यूक्लियर एनर्जी पे भी अलग से एम्फेसिस करने का डिसीजन लिया है। रिन्यूएबल कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, जैसे कन्वेंशनल है कोल, कोल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इट विल लीड टू कार्बन एमिशन। ठीक है, तो हमारा अब टारगेट है कि हम धीरे धीरे ट्रांजिशन करें। ट्रांजिशन किससे करें, जो ग्रीन हाउस गैस वाले जो एनर्जी सोर्सेज हैं उससे क्लीनर सोर्सेज की तरफ। ठीक, तो हमें अगर ग्रोथ रेट 7% के करीब चाहिए तो हमें क्या क्या इंश्योर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो इंश्योर करनी पड़ेंगी। क्यों रिफॉर्म जरूरी है, क्योंकि हमें एक बेहतर बिजनेस एनवायरनमेंट देना है। उस बिजनेस एनवायरनमेंट में अननेसेसरी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होने चाहिए। 2025 के बजट ने भी इस चीज के बारे में बात की थी कि हमें डी रेगुलेशन पे फोकस करना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें घुमा फिरा के एक ही चीज की बात करती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट, डी रेगुलेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इन सब का एक ही मतलब है कि बिजनेस का माहौल है वो सुधारना है। ठीक है, उसके बाद सरकार ने कहा कि फिस्कल प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब है सावधानी। मतलब सरकार है, पहली बात तो अननेसेसरी चीजों पे खर्च नहीं करेगी, अननेसेसरी सब्सिडीज अनाउंस नहीं करेगी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। प्रूडेंस का मतलब होता है सावधान। तो गवर्नमेंट है वो अपने पैसे को बड़ा केयरफुली यूज करेगी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से यूज करेगी, फिस्कल वेस्टेज वाला जो एस्पेक्ट है वो नहीं करेगी। ठीक है, फिर मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मॉनेटरी स्टेबिलिटी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक सिनारियो है स्टेबल होना चाहिए, इन्फ्लेशन मॉडरेट होना चाहिए, वो सारी चीजें हैं, वो सारे पैरामीटर्स हैं वो स्टेबल होने चाहिए, तभी जाके ऑप्टिमम ग्रोथ होगी। पब्लिक स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट ऑन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट है दैट विल गिव एन इंडिकेटर टू द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कि देखो अब इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज होने वाला है, आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद सिटीजन बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्शन, कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक इस वाले बजट में सरकार ने एक टर्म बार बार यूज की है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस या ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। इसका मतलब क्या है कि सरकार है उस सिटीजन को सेंटर में रख के फिर डेवलपमेंटल इनिशिएटिव बना रही है। कहने का मतलब है सिटीजन और पीपल आर एट द सेंटर ऑफ द डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, उसके बाद हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमें बूस्ट करना पड़ेगा। क्यों बूस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डोमेस्टिक कैपेसिटी नहीं बूस्ट कर पाएंगे तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक तो एक्सपोर्ट वाला डायमेंशन हो गया, एक ओवरऑल हमें नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, नया इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है, तो सीधी सी बात है कुछ तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद हमें एनर्जी सिक्योरिटी के लिए डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। यहाँ पे आप बात करेंगे कि जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है जो सरकार ने अनाउंस किया है, एग्जिस्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या क्या है, विंड है, सोलर है। अब सोलर और विंड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमें इनकी स्टोरेज के लिए बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उस बैटरी के साथ दिक्कत क्या है कि जो मिनरल्स हैं उनकी बैटरी के लिए वो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम है, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट। अब उसी के लिए सरकार ने ये भी चीज ध्यान में रखी है कि हम क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई पे ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट ना रहें। अगर आपको याद हो हमने जब नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन डिस्कस किया था उसके पीछे भी यही एक बैकग्राउंड था कि इंडिया इज राइट नाउ टू मच डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। और हम डिपेंडेंसी भी किस पे है, हमारा डिपेंडेंसी चाइना पे है। हम नहीं चाहते इस डिपेंडेंसी को लॉन्ग टर्म बनाए रखना, इसीलिए सरकार ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है वो अनाउंस किया है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है काबिल, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम दूसरी कंट्रीज के साथ टाई अप करेंगे। किस बात के लिए टाई अप करेंगे, सो दैट हम उनसे मिनरल ले सकें। हम सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। देखो हमारे यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास दुनिया का लगभग 8% रिसोर्स रिजर्व है क्रिटिकल मिनरल्स का, 8%, 8%। बट अगर मैं बात करूं प्रोसेसिंग की या प्रोडक्शन की तो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है 1%। यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे, ए चाइना है दैट इज लीडिंग प्लेयर इन दिस एंटायर सेक्टर, और प्रोसेसिंग में दुनिया का लगभग 90% शेयर है चाइना का। मतलब पूरी दुनिया में जितना भी प्रोसेसिंग होता है 90% कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम चाइना। इसके पीछे कारण क्या है, देखो पहले डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स पे
उतना एम्फेसिस नहीं किया। उनका लॉजिक ये था कि क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करना और वो सब एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेस नहीं है, तो क्यों ना हम ये काम चाइना जैसी कंट्री को करने दें, वहां उनको एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेस करने दें, क्योंकि चाइना के एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में उतना प्रॉब्लमेटिक है नहीं, क्योंकि वो एक डेमोक्रेसी नहीं है। तो उनको एक्सट्रैक्ट करने दें और फिर हम उनसे डायरेक्टली मिनरल्स ले लेंगे। यूएस ने भी यही किया, यूरोपियन यूनियन ने भी यही किया, बट नाउ चाइना हैज स्टार्टेड दिस वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन का मतलब क्या है कि चाइना सप्लाई चेन को एज ए वेपन यूज कर रहा है, मतलब किसी का आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए यूज कर रहा है। किसी भी कंट्री पे दबाव डालना हो तो दे विल स्टॉप द सप्लाई ऑफ मिनरल्स। इस चीज को हम बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। इस चीज के कंटेक्स्ट में रिसेंटली ही जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। उस ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ अमेरिकन कंट्रीज का एक ट्रेड ब्लॉक है मर्कोसर, ठीक है। तो अब धीरे धीरे हो क्या रहा है, बाकी कंट्रीज भी रियलाइज कर रहे हैं कि चाइना पे मिनरल्स के लिए डिपेंडेंसी वो सही नहीं है, ठीक है। हाँ, मर्कोसर वाला आपका आगे करंट अफेयर्स में भी कवर होगा, बट अभी के लिए ध्यान में रख लेना, है ना। ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज का और ईयू का ट्रेड एग्रीमेंट है। इसमें भी ईयू के जो फार्मर्स है दे आर प्रोटेस्टिंग, क्योंकि उनका कहना है कि यूरोपियन यूनियन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा है, हमारे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो अगर हमने साउथ अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है तो हमारी कंट्री में प्रोडक्ट्स का एक फ्लड आ जाएगा, इंपोर्ट का फ्लड आ जाएगा। उसी कंटेक्स्ट में कंट्रीज लाइक फ्रांस में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, आज के दिन भी प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि दीज कंट्रीज आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ दीज एग्रीकल्चरल आइटम्स सच एज मीट, ठीक। हाँ, अब गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे 3 संकल्प हैं, मतलब 3 चीजों पे हमें ध्यान देना है। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है कि हमें चाहिए ग्रोथ। सिर्फ कीवर्ड पे ध्यान दो, कुछ आपको अलग नहीं करना है। क्यों चाहिए? ऑलरेडी आपके पास कारण है। दूसरा है कि हमें लोगों की एस्पिरेशंस है उसको फुलफिल करना है। अगेन क्यों? क्योंकि हमें लोगों को बेहतर लाइफ देनी है। अब इसके कंटेक्स्ट में अगर आपको याद हो, ह्यूमन डेवलपमेंट के अप्रोचेस में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, कैपेबिलिटी अप्रोच बाय डॉक्टर अमर्त्य सेन। तो ये उसी चीज की बात करता है कि हमें लोगों की कैपेबिलिटी है वो बढ़ानी है ताकि वो एक बेहतर लाइफ जी सके। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ है वो इंश्योर करनी है। अब ये इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है कि रीजनल डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, कम्युनिटीज के बीच में डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। तो 3 अगर मैं प्रायोरिटीज की बात करूं, पहला तो ग्रोथ चाहिए है। क्यों चाहिए? बिकॉज वी वांट टू बी ए डेवलप्ड इकोनॉमी। सेकंड जो हमारा प्रायोरिटी है कि गवर्नमेंट का कहना है कि हमें लोगों के एस्पिरेशंस है उसको फुलफिल करना है। थर्ड प्रायोरिटी इज कि ये जो ग्रोथ आएगा दैट नीड टू बी इंक्लूसिव एंड सस्टेन्ड। सस्टेन्ड का बेसिक मतलब है लॉन्ग टर्म तक के लिए ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। ओके, हाँ। अब इसके लिए सरकार बोल रही है कि हमें किस किस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, हमें अपना स्टेबल फाइनेंशियल सेक्टर है उसकी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम अपनी सेविंग्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उस पर फोकस करें, हमें फोकस करना पड़ेगा गवर्नेंस के लिए, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स विच वी हैव टू टेक टू मेक श्योर कि हम लॉन्ग टर्म तक ग्रो करें, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड। ओके, सो हमें ये चीजें इंश्योर करनी पड़ेंगी कि सस्टेन्ड ग्रोथ हो, और उसके लिए गवर्नमेंट का कहना है कि हमें रिफॉर्म्स पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जहां पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। देखो, घुमा फिरा के फिर वापस आपको कुछ याद नहीं करना है इसमें। एनर्जी क्यों चाहिए, क्रिटिकल मिनरल्स क्यों चाहिए, मतलब मॉडरेट इन्फ्लेशन क्यों चाहिए, रिफॉर्म्स क्यों करनी है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्यों चाहिए, सबका आंसर है घुमा फिरा के एक ही चीज पे है कि लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ वही पॉसिबल होगी जो इंक्लूसिव होगी, ठीक है। ओके,
अब इसमें गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स की बात की कि हमने ये रिफॉर्म्स अभी तक की हैं। फॉर एग्जांपल जीएसटी रिफॉर्म्स की हम बात कर चुके हैं। ये जन विश्वास एक्ट हैं। इसके कंटेक्स्ट में एक चीज ध्यान में रखना, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हैं जिनको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो देयर इज ए प्रोविजन ऑफ जेल टर्म। नाउ गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। डीक्रिमिनलाइजेशन का बेसिक मतलब ये है कि अब वो क्राइम नहीं है, दे आर नो लॉन्गर ए क्राइम। उसको जेल टर्म नहीं होगा, जेल टर्म नहीं होगा तो पनिशमेंट कैसे देंगे, उसकी पनिशमेंट के लिए बेसिकली फाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान में रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जन विश्वास एक्ट है दैट इज रिलेटेड टू। ठीक, ओके। अब सरकार बोल रही है कि हमारी ग्रोथ के पिलर्स क्या क्या होने वाले हैं। तो एक तो सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, पहला पिलर। दूसरा पिलर क्या होने वाला है कि हम इसके लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस है वो सेटअप करेंगे। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस का बेसिक मतलब है हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो सीधी सी बात है इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा और बाकी ग्रोथ है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थर्ड है पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि पीपल आर एट द सेंटर ऑफ दिस एंटायर थिंग। हम सरकार का कहना है कि हमें लोगों के एस्पिरेशंस है वो फुलफिल करनी है। ठीक है, एस्पिरेशंस फुलफिल करने का मतलब उनको एक बेहतर लाइफ देनी है। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस का बेसिक मतलब देखो, कई बार आपने एक चीज सुनी होगी कि ये आपको साइन करवा के लेके आना है इस अथॉरिटी से, है ना। ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट हो गया सेल्फ डिक्लेरेशन का। सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि हाँ हम आप पे विश्वास करते हैं, आपने साइन कर दिया है, इसका मतलब आपने सोच समझ के ही ये काम किया होगा। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि हम एक्सेसिव रेगुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सेसिव रेगुलेशन से हो क्या रहा है, एक रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रहा है। अगर आपको याद हो पहले इकोनॉमिक सर्वे इस प्रॉब्लम को हाईलाइट कर चुका है। क्या प्रॉब्लम है, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल का बेसिक मतलब क्या है कि एक्सेसिव रेगुलेशन की वजह से जो ग्रोथ है वो हैम्पर हो रही है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या करता है, ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर डिपॉजिट होने की वजह से ब्लड फ्लो है उस पर एडवर्स इंपैक्ट होगा। तो इसी तरीके से हमारा एक्सेसिव रेगुलेशन है वो भी हमारी ग्रोथ को एडवर्सली इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, दैट इज रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट, इसी रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट बोल रही है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ध्यान देंगे एंड ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग का मतलब लोगों की लाइफ है वो सुधारेंगे, इंप्रूव करेंगे। कैसे लाइफ इंप्रूव करेंगे, बाई प्रोवाइडिंग बेटर फैसिलिटीज टू पीपल। अच्छा हेल्थ देंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छा स्किल डेवलपमेंट होगा। सो दिस विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल विल हैव। और लास्ट है फिस्कल मैटर्स। फिस्कल मैटर का मतलब दो तीन तरीके से हम इसमें बात करेंगे। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो ट्रांसफर है, स्टेट गवर्नमेंट को कितना ट्रांसफर जाने वाला है उसके कंटेक्स्ट में। एक फिस्कल डिसिप्लिन हम ऊपर भी बात कर चुके हैं कि गवर्नमेंट है वो अपने प्लान है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के लेगी, अननेसेसरली बोरोइंग करके उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे वेस्ट नहीं करेगी। ठीक है, ओके। हाँ, अब एक एक पिलर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेन का मतलब लॉन्ग टर्म के लिए है। अब लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के लिए हम कुछ सनराइज सेक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं। सनराइज सेक्टर का बेसिक मतलब होता है कि जिन सेक्टर्स में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल। ठीक है, इन सेक्टर्स को हम बेसिकली बोलते हैं सनराइज सेक्टर्स। अब उसमें सरकार ने अनाउंस किया है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, सीधी सी बात है हम सेमीकंडक्टर्स के लिए चाइना पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम खुद उसमें सेल्फ सफिशिएंट बने। उसके बाद सेकंड है बायोफार्मा शक्ति। बायोफार्मा शक्ति पे जस्ट 2 मिनट में हम वापस आएंगे, पहले एक बार मैं बाकी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाई टेक टूल रूम इन सीपीएससी। सीपीएससी मतलब सेंट्रल पीएससीज है। पीएससी क्या है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट जो कंपनीज है उसमें हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल अडोप्शन की बात कर रहे हैं। फिर हम बात कर रहे हैं कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देखो सामान ले जाने के लिए जो कंटेनर होता है उसके लिए अभी हम चाइना पे डिपेंडेंट है, हम बोल रहे हैं कि नहीं,
हमें ये डिपेंडेंसी ये कम करना है। एंड देन वी हैव इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल। टेक्सटाइल सेक्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि इट इज लेबर इंटेंसिव सेक्टर, और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। इसी चीज को हम बोलते हैं सर्विसिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जहां पे सर्विस सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग इन इकोनॉमी बट इट इज नॉट क्रिएटिंग इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। देन हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। उसके अलावा अब वापस आते हैं, देखो इस वाले मिशन पे, बायोफार्मा शक्ति पे। बायोफार्मा है एक्चुअली दो टर्म्स के ऊपर बना हुआ है, बायो प्लस फार्मा। मतलब फार्मा प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं यूजिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। देखो अगर आपको याद हो, हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में बायो E3 पॉलिसी है वो कवर की है ना। बायो E3 पॉलिसी में भी हमने इन चीजों की बात की है कि हम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यूज करके फार्मा प्रोडक्ट बनाने की बात कर रहे हैं इन ए वेरी सिंपल सेंस। जैसे फॉर एग्जांपल हम कैंसर जैसी जो डिजीज है उसके ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। इसके कंटेक्स्ट में हमने कार टी सेल थेरेपी है वो भी डिस्कस की थी। व्हाट वाज कार टी सेल थेरेपी? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी, है ना। तो जिसमें हम पेशेंट का टी सेल है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, फिर वापस से उसको इंसर्ट करते हैं। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो एक सिंपल सेंस समझो, टी सेल्स को हम मॉडिफाई इसलिए कर रहे हैं सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई एंड किल द कैंसर सेल्स। कैंसर क्या है? कैंसर इज अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। ये सारी चीजें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में कवर कर चुके हैं। ठीक है, ओके। हाँ, अब बायोफार्मा शक्ति, ये शक्ति का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इन ए वेरी सिंपल सेंस हम बायोलॉजी के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं सो दैट हम जो डिजीज है उनको ट्रीट कर सकें। ठीक है, ओके। हाँ, इसमें एक और चीज है, बायोलॉजिक्स। बायोलॉजिक्स का बेसिक मतलब क्या है कि हम जो मेडिसिन है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ से? फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो मतलब लाइफ, लॉजिक्स, बायोलॉजिक्स का बेसिक मतलब है हम मेडिकल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चीज ध्यान में रखना बस। ठीक है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है एमएसएमई एज द ग्रोथ चैंपियंस। अब देखो एमएसएमई का सिग्निफिकेंस समझो। सबसे पहले क्या है? एमएसएमई है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब हो क्या रहा है कि एमएसएमई है, दे कंट्रीब्यूट रफली 30% इनटू आवर इकोनॉमी, रफली 45% इनटू आवर एक्सपोर्ट, एंड दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो गवर्नमेंट बोल रही है क्यों ना हम इनको प्रॉपर सपोर्ट दें सो दैट दे कैन ग्रो मच फास्टर। ठीक है, तो इसी के लिए सरकार ने कुछ इनिशिएटिव अनाउंस किए हैं। पहला क्या है? एसएमई ग्रोथ फंड। एसएमई क्या है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो एमएसएमई है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक ग्रोथ फंड है वो सेटअप किया है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी सपोर्ट थ्रू टीआरईडीएस। इसका मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटे वाला एक्सप्लेन कर देता हूं। सरकार बोल रही है कि हम कॉर्पोरेट मित्र हैं वो सेटअप करेंगे टू असिस्ट और टू हेल्प द एमएसएमई। देखो फॉर एग्जांपल लेट्स से यू वांट टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, और आपके बिजनेस में बहुत सारे कंप्लायंस है, मतलब बहुत सारा आपको पेपर वर्क करना है, आपको पता नहीं है कि ये कैसे करना है। क्यों ना एक ऐसा मैकेनिज्म सेटअप किया जाए जहां पे आप किसी एक स्पेसिफिक अथॉरिटी के पास जाओगे एंड दे विल हेल्प यू। इनको नाम दिया है कॉर्पोरेट मित्र। कॉर्पोरेट का मतलब है बिजनेस, मित्र मतलब फ्रेंड। इन ए वेरी सिंपल सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी टैक्सेशन रिलेटेड इशू होता है आप सीए को कॉल करते हैं, उसी तरीके से अगर आपको कंप्लायंस रिलेटेड कोई इशू होगा, दीज आर द पीपल हु आर गोइंग टू चार्ज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस और वो आपको हेल्प करेंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं इस वाले प्लेटफॉर्म पे, टीआरईडीएस और जीईएम को सरकार ने लिंक कर दिया है। इसका बेनिफिट क्या है? देखो एक सिंपल तरीके से समझाता हूं। हाँ, मान लेते हैं ये जीईएम पोर्टल। जीईएम क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जैसे हमारे लिए अमेजोन फ्लिपकार्ट है, ये मार्केट प्लेस है, वैसे ही अगर गवर्नमेंट को कुछ खरीदना होगा तो गवर्नमेंट के लिए ये मार्केट प्लेस है। ठीक है, जीईएम। अब अगर सरकार को कुछ खरीदना है, लेट्स से कि सरकार को खरीदना है चेयर,
ठीक। और चेयर को खरीदने के लिए सरकार ने लिस्ट डाली है कि 20 चेयर हमें चाहिए। अब बहुत सारी कंपनीज ने सप्लाई करने के लिए यहाँ पे बात की है। लेट्स से कि एक कोई कंपनी है MSME 2, इन्होंने सप्लाई कर दिया, ठीक। अब चेयर इन्होंने सप्लाई कर दी, गवर्नमेंट इनको पे करेगी, बट गवर्नमेंट इमीडिएटली पे नहीं करती है, पेमेंट में यूजुअली डिले होता है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोसेस है, पेपर वर्क होगा, अप्रूवल होगा, सारी चीजें होंगी। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी इनको, इनको एक काइंड ऑफ पीस ऑफ पेपर दे देगी और उस पे लिख के दे देगी ये आपको पेमेंट मान लेते हैं 3 महीने बाद में मिलेगा, ठीक। अब 3 महीने तक MSME को पेमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा, जबकि पेमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आनी है, मतलब पेमेंट तो अश्योर्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट है तो पेमेंट तो करेगी ही, बट उसमें डिले हो रहा है। MSME को पैसे चाहिए अभी। क्यों चाहिए अभी? क्योंकि MSME छोटी कंपनी है, उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो मतलब कैश को रिजर्व रख सके। इनको पुरानी पेमेंट चाहिए, तभी ये जाके आगे का काम कंटिन्यू कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है भाई, हम इमीडिएटली तो पेमेंट इशू नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रॉपर चैनल है, उसमें टाइम लगता है। एक काम करते हैं, क्यों ना एक ऐसा मैकेनिज्म सेटअप करे जिससे गवर्नमेंट को इमीडिएटली पेमेंट रिलीज ना करना पड़े, बट इनके हाथ में पेमेंट आ जाए। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है पहले वो समझते हैं। TREDS। TREDS क्या है? ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। मान लेते हैं इस 20 शेयर का पेमेंट है 1 लाख रुपए, ठीक। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको 1 लाख रुपए मिलेगा 3 महीने के बाद में, ओके। आप बोल रहे हो कि मेरे को अगर अभी पेमेंट मिल जाता तो मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे देता, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का नाम एक बार फिर ध्यान रखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल। आपको ट्रेड के बदले, जो आपने चेयर सप्लाई की थी उसके बदले में आपको पेमेंट मिलेगा, रिसीवेबल है वो आपके लिए। डिस्काउंटिंग सिस्टम, आप जो पेपर इन्होंने जो रसीद दी है ना, आप उस रसीद को ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करोगे। मैं ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। अब कोई भी बैंक है वो बोलेगा ठीक है, हम आपको अभी 90,000 दे रहे हैं, आपको 3 महीने के बाद तो 1 लाख मिलेगा, लेकिन अभी अगर आपको चाहिए तो 90,000 ले लो, और ये वाला पेपर है हमें दे दो, हम सरकार से 3 महीने के बाद में 1 लाख रुपए ले लेंगे। तो इससे आपको क्या फायदा होगा? आपको इमीडिएट पेमेंट मिल जाएगा। उस खरीदने वाले बैंक को क्या फायदा होगा? क्योंकि बैंक को 3 महीने वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको 10,000 का बेनिफिट हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, बट इसमें प्रोसेस में प्रॉब्लम कहाँ पे आता था? आपने चेयर गवर्नमेंट को बेचा है, आपने मान लेते हैं ये रिसीट है, ये HDFC को बेच दिया सिंप्लीफिकेशन के लिए। HDFC पहले वेरीफाई करेगा कि क्या एक्चुअल में आपको पेमेंट मिलना भी है या नहीं मिलना है। इस चीज में बहुत टाइम लगता था। तो अब सरकार ने क्या कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो GEM है उसको TREDS के साथ लिंक कर दिया है। द मोमेंट जैसे ही रिसीट जनरेट होती है, आप बैंक के पास वो रिसीट देंगे, वो इमीडिएट वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आपको पेमेंट जेन्युइनली मिलनी है और बैंक आपको पैसे दे देगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ GEM एंड TREDS। इसमें अभी तक अगर किसी को कोई भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। है कोई डाउट? दोनों प्लेटफॉर्म को अब सरकार ने इंटरलिंक कर दिया है। हाँ, MSME का 10,000 कम हुआ है, लेकिन आपको पेमेंट इमीडिएटली मिलेगी, तो आपको 10,000 कम करने में इश्यू नहीं है। अंडरस्टैंड इट। देखो, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना है, एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जीरो कॉस्ट EMI। इस वाले कोस्ट में, इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है जीरो कॉस्ट EMI में? नहीं। अगर आप अंडरस्टैंड करोगे बैंकिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को, हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, बट कंपनी क्या करती है, स्मार्टली अपने प्रोडक्ट का प्राइस इस हिसाब से डिजाइन करती है कि हमें उतना डिस्काउंट मिल जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। लेट्स से ये 100 रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है, और इस पे इंटरेस्ट बना है 10 रुपए। तो आइडियली ये प्रोडक्ट मेरे को 110 का पड़ता, 110 का पड़ता तो शायद मैं ना लेता। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि क्यों ना इस प्रोडक्ट को मतलब कंपनी क्या बोल रही है, क्यों ना इस प्रोडक्ट को मैं 90 में बेच दूं। तो 90 मेरे को दे देना, बैंक को बोल रही है 10 आप रख लेना, कस्टमर को वापस से 100 ही पड़ेंगे।
कस्टमर खुश है कि मेरे को जीरो कॉस्ट ईएमआई पड़ रहा है, ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब है कंपनीज है अगर उनको इमीडिएट पेमेंट मिलेगी दे कैन टेक दिस काइंड ऑफ डिस्काउंट, तो उनको उनका साइकिल हैम्पर नहीं होगा। इफ डिस्काउंट इज नॉट गिवन देन फुल पेमेंट विल बी गिवन, हाँ ऑफ कोर्स देन फुल पेमेंट मिलेगा आपको। मतलब किस सेंस में, बैंक से फुल पेमेंट मिलेगा ये बात कर रहे हो आप? नहीं, फिर बैंक ये रिस्क क्यों लेगा, 3 महीने का वेट क्यों करेगा? आप डिस्काउंट दे रहे हो तभी तो बैंक इन्वॉल्व हो रहा है, अदरवाइज बैंक बोलेगा ठीक है 3 महीने के बाद में आपको पेमेंट मिल जाएगा। अगर एमएसएमई है, अगर डिस्काउंट के लिए ही अगर रेडी नहीं है तो फिर बैंक का इन्वॉल्वमेंट का कोई सेंस नहीं बनेगा ना। वो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि मान लेते हैं मेरे पास ये रिसीट है, मैं बोलूंगा कि भाई इस पे 1 लाख रुपए मिलने हैं मेरे को, अगर कोई भी बैंक मेरे को आज पैसे देगा तो मैं उसको ये रिसीट दे दूंगा, जिस दिन टाइम हो आप 1 लाख रुपए रिकवर कर लेना सरकार से, मेरे को अभी पैसा दे दो क्योंकि मेरे को जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि मैं उस पैसे से अपना बिजनेस कंटिन्यू रखूंगा, नेक्स्ट साइकिल के लिए रॉ मटेरियल खरीदूंगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है। हाँ, तो इसमें डिपेंड करता है ना, क्योंकि काइंड ऑफ इसको ऐसे समझो, इट इज काइंड ऑफ ऑक्शन सिस्टम, ओपन सिस्टम है, जहां पे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 3 महीने के बाद में 1 लाख मिलेंगे, अभी कोई मेरे को लेट्स से कि 90,000 दे रहा है, दूसरा बोलेगा नहीं हम तो 92 दे सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इट इज गोइंग टू बी, हाँ जीरो कूपन बॉन्ड वाला ही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे थोड़ा सा हम पेमेंट रिसीवेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस जीईएम एंड टीआरईडीएस इज गोइंग टू वर्क। अब मैंने उसके लिए एक स्टेप भी लिख दिया है, आप इसको समझेंगे। फर्स्ट स्टेप में एमएसएमई है वो गवर्नमेंट को सप्लाई करेगा आइटम, गवर्नमेंट है पेमेंट का रिसीट यानी कि इनवॉइस जनरेट करेंगे, एमएसएमई इस इनवॉइस को लेके जाएंगे टीआरईडीएस पे, टीआरईडीएस पे उनको बैंक या एनबीएफसी है इसके लिए बोली लगा देंगे कि हम इतना आपको पेमेंट देंगे, उतना पेमेंट आप एमएसएमई को मिल जाएगा, उसके बाद में जैसे ही उसका टाइम पीरियड होगा वो बैंक या जो एनबीएफसी है उनको गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट मिल जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ओके हाँ, तो सेकंड हमारा जो फोकस है दैट इज ऑन सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि रफली 55% हमारा इकोनॉमी का सर्विस सेक्टर से आता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं सर्विसिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। तो सरकार बोल रही है कि हमें कई चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे हमें एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें एम्प्लॉयमेंट पे और एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का बेसिक मतलब है बिजनेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें इन चीजों को लिंक करना पड़ेगा। देखो अभी हमारे कंट्री में 2 मेजर प्रॉब्लम है, एक है एम्प्लॉयमेंट का, हमारे पास उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और दूसरा प्रॉब्लम है एम्प्लॉयबिलिटी का। एम्प्लॉयबिलिटी का बेसिक मतलब ये है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड तो है बट उनके पास मार्केट रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं है, मतलब जो स्किल सेट मार्केट में चाहिए वो उनके पास नहीं है और इसीलिए उनको काम नहीं मिलता। रफली 50% जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं कि क्यों ना हम एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस यानी एंटरप्राइज इनको इंटरकनेक्ट कर दें। उसी के कंटेक्स्ट में सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी की बात की है, ठीक। उसके बाद सरकार बोल रही है कि हम फोकस करेंगे मेडिकल वैल्यू टूरिज्म पे। अब ये मेडिकल वैल्यू टूरिज्म क्या है? देखो मेडिकल टूरिज्म का कॉन्सेप्ट समझो। मेडिकल टूरिज्म का मतलब आप एज ए टूरिस्ट किसी दूसरी जगह जा रहे हैं फॉर योर ट्रीटमेंट। दो दो चीजें यहाँ पे हैं, एक टूरिज्म सेक्टर है और एक मेडिकल सेक्टर है। इंडिया को हम एज ए मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की बात कर रहे हैं, मतलब दूसरी कंट्री से लोग आएंगे हमारे यहाँ पर इलाज करवाने, और वो यहाँ पर क्यों आएंगे? उसके पीछे कारण है कि हम अफोर्डेबल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेंगे। बट आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमारे यहाँ पे तो हेल्थ केयर कॉस्टली बताते हैं, प्राइवेट सेक्टर का कॉस्टली है वो हमारे पर्सपेक्टिव से, एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर किसी दूसरी कंट्री के पर्सपेक्टिव से हम करेंसी को कंपेयर करेंगे देन इट इज गोइंग टू बी रिलेटिवली चीपर, और इसीलिए वो इंडिया में आएंगे। हम बोल रहे हैं कि हम उस सेटअप के लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे सो दैट हम इसको एक्सप्लोर कर सके, एक इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना सके। दैट इज मेडिकल टूरिज्म, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट है वो एवीजीसी सेक्टर पे भी ध्यान देगी। अब ये एवीजीसी सेक्टर क्या है? एवीजीसी का बेसिक मतलब है जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए सरकार इस सेक्टर पे ध्यान देगी। इस चीज को नाम दिया गया है
ऑरेंज इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी, सिल्वर इकोनॉमी, ये 2-3 टर्म ध्यान में रखना। सिल्वर इकोनॉमी है सीनियर सिटीजन से रिलेटेड, ऑरेंज इकोनॉमी है क्रिएटिव इकोनॉमी भी बोलते हैं इसको, ऑरेंज वाले को हम बोलते हैं क्रिएटिव। ठीक, हाँ ओके। तो इसमें एवीजीसी क्या है, एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट है, गेमिंग है और कॉमिक्स है। ठीक, उसके अलावा गवर्नमेंट बोल रही है कि नॉर्थ जो हमारा ईस्टर्न रीजन है उसमें हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है वो भी सेटअप करेंगे। ओके, इसमें और ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक ये वाला डेवलपमेंट है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। डेवलपमेंट है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि हम यूनिवर्सिटी टाउनशिप है वो बनाएंगे मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज के पास में। यूनिवर्सिटी का मतलब है एजुकेशन, टाउनशिप का बेसिक मतलब है रेजिडेंशियल फैसिलिटी। अब सरकार बोल रही है हम ऐसी रेजिडेंशियल फैसिलिटी बनाएंगे जहां पे एजुकेशन भी मिले, जहां पे स्किल डेवलपमेंट में मिले, और वो टाउनशिप है वो इंडस्ट्रियल हब के पास में होगी ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिले। ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसको अंडरस्टैंड करेंगे। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप इन द विसिनिटी, विसिनिटी मतलब है नेबरहुड ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर, इनके पास में हम बनाएंगे सो दैट हम इन फैसिलिटीज को इंटीग्रेट कर सकें। उसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल होगा हायर एजुकेशन के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, टू प्रोवाइड स्टेम एजुकेशन। स्टेम क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। उसके अलावा हम टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं वो भी सेटअप करेंगे। अगर मैं बात करूं टूरिज्म सेक्टर की, तो टूरिज्म सेक्टर के लिए सरकार है वो बोल रही है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी है वो हम सेटअप करेंगे। अपस्किलिंग यानी कि और बेहतर स्किल्स हम प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड काइंड ऑफ एक डेटाबेस हम बनाएंगे हमारे प्लेसेस ऑफ सिग्निफिकेंस का, कि ये वाले प्लेस का ये सिग्निफिकेंस है, लेट्स से कि बोध गया का ये सिग्निफिकेंस है। इसके पीछे का इंटेंशन ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, उसके बाद हम माउंटेन ट्रेल, टर्टल ट्रेल, बर्ड वॉचिंग ट्रेल है वो बनाएंगे। बर्ड वॉचिंग ट्रेल, माउंटेन ट्रेल, इनका मतलब क्या है कि आप देख सको, माउंटेन देख सको, आप टर्टल नेस्टिंग है वो देख सको, आप बर्ड है वो देख सको। कहने का मतलब वापस से वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, या इको टूरिज्म जिसको। ओके, नेक्स्ट इंडिया है वो वर्ल्ड बिग कैट समिट है उसका होस्ट होगा। अब बिग कैट समिट है बेसिकली कैट की 7 वेराइटीज हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड है, इन सब के कंजर्वेशन के लिए एक इनिशिएटिव है ना, तो वो एक चीज आपको ध्यान में रखना। उसके अलावा हम 15 आर्कियोलॉजिकल जो हिस्टोरिकल साइट है जिनका कल्चरल सिग्निफिकेंस उसको डेवलप करेंगे। बुद्धिस्ट सर्किट है नॉर्थ ईस्ट में वो डेवलप करेंगे। देखो इंडिया के पास में अगर मैं बात करूं स्पिरिचुअल टूरिज्म की, तो वी हैव इमेंस पोटेंशियल फॉर दैट, रीजन बीइंग कि हम बहुत सारे रिलीजियस साइट्स हैं हमारे पास में। बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे मेजर रिलीजन है, हिंदुइज्म तो है ही हमारा, उसके अलावा बुद्धिज्म और जैनिज्म है उसका भी हब हमारे यहाँ पे, मतलब हम ओरिजिन सेंटर रहे हैं। सो दैट इज वाई उसका एक इमेंस पोटेंशियल है। उसके अलावा गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आईटी सर्विसेज हैं उनको बूस्ट करने के लिए स्टेप्स लेंगे। उसके साथ साथ हम डेटा सेंटर्स के लिए भी इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। अब देखो ये वाला चीज है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेटा सेंटर वाला देखो, डेटा सेंटर का मतलब ये समझो, ये एक प्लेस है, एक काइंड ऑफ शॉपिंग मॉल है जिसमें बहुत सारे सर्वर्स लगे हैं, ऐसे सर्वर्स लगे हुए हैं। ठीक, अब इसमें डेटा स्टोर हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ज्यादा डेटा सेंटर है नहीं। अगर हमारे पास डेटा सेंटर नहीं होंगे तो हमें डेटा स्टोर करने के लिए दूसरी कंट्रीज में स्टोर करना पड़ेगा। अब कहने का मतलब डेटा है इंडियन लोगों का बट वो दूसरी कंट्रीज में है, तो अगर कल को डेटा चोरी होता है, डेटा लीक होता है, तो हमारी अथॉरिटीज के पास ज्यादा पावर नहीं होगी क्योंकि वो तो दूसरी कंट्री की जुरिस्डिक्शन में है। इसीलिए हमारा एक प्रोविजन है डेटा लोकलाइजेशन का। लोकलाइजेशन का मतलब है डेटा को नेशनल बाउंड्रीज में ही स्टोर करना, विद इन इंडिया स्टोर करना। अब स्टोर कहाँ करेंगे अगर हमारे पास स्टोरेज के लिए प्लेस ही नहीं होगा, तो उसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स बनाने के लिए हमने क्या कहा है, हम फॉरेन कंट्रीज को, फॉरेन कंपनीज को इंसेंटिव दे रहे हैं कि कम एंड सेटअप योर डेटा सेंटर इन इंडिया। इससे फायदा क्या होगा कि एक तो डेटा लोकलाइजेशन में हेल्प मिलेगा,
दूसरा इसका फायदा क्या होगा, अगर कल को हम अपना एलएलएम बनाएंगे, एलएलएम क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एक सिंपल सेंस में अगर हम अपना एआई मॉडल बनाएंगे तो उसके लिए हमें बहुत सारा डेटा चाहिए होगा। डेटा क्यों चाहिए, सो दैट हम उसको ट्रेन कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सेंस में बताता हूँ, चैट जीपीटी आपको आंसर इसलिए दे पा रहा है क्योंकि चैट जीपीटी को पहले बहुत सारे डेटा से ट्रेन किया गया है। उसी तरीके से अगर हमें अपना एक मॉडल बनाना है तो उसके लिए हमें फोकस करना पड़ेगा डेटा पे, और इसीलिए गवर्नमेंट है वो इंसेंटिवाइज कर रही है फॉरेन कंपनीज को कि सेटअप योर डेटा सेंटर है। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा सेंटर। उसके बाद अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम बैंकिंग सेक्टर के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे। क्यों जरूरी है बैंकिंग सेक्टर, देखो अनटिल अनलेस हम क्रेडिट अवेलेबिलिटी नहीं इंश्योर करवा पाएंगे ना, तब तक ग्रोथ है वो पॉसिबल नहीं है। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सबसे पहले हमें अपना क्रेडिट कल्चर है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, सो दैट आसानी से क्रेडिट मिले, अफोर्डेबल रेट पे क्रेडिट मिले। ठीक है, उसके बाद अगर हम बाकी सोर्सेज के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करें तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें म्युनिसिपल अथॉरिटीज के पास में रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को प्रमोट करना पड़ेगा। देखो बॉन्ड क्या है, बॉन्ड इज ए पीस ऑफ पेपर जिसपे हमने लिख के दिया है कि आपसे इतना पैसा मैंने उधार लिया है, इतने टाइम के बाद में आई एम गोइंग टू रिटर्न इट बैक, दैट इज बॉन्ड। अब यही पेपर अगर कोई प्राइवेट कंपनी इश्यू करेगी इसको हम बोल देते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड। यही पेपर अगर सरकार इशू करती है इसको हम बोल देते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड का एक शॉर्ट टर्म क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जीसैक जिसको बोलते हैं। यही काम अगर स्टेट गवर्नमेंट करती है तो उसको हम बोल देते हैं स्टेट डेवलपमेंट। यही काम अगर म्युनिसिपल अथॉरिटीज कर देती है तो इसको हम बोल देते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड। यही काम अगर कोई सरकारी कंपनी करती है फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट तो उसको हम बोल देते हैं सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन क्यों, क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली, सोवरेन क्यों, क्योंकि दैट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। यही काम अगर कोई प्राइवेट कंपनी करती है फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट तो उसको हम डायरेक्टली बोलते हैं ग्रीन बॉन्ड। दीज आर सम ऑफ द टर्म्स जो आपको ध्यान में रखनी है। तो गवर्नमेंट है बेसिकली दो चीजों पे ध्यान देने की बात बोल रही है। एक तो म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए, क्यों है, क्योंकि म्युनिसिपल अथॉरिटीज के पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, दे आर हेविली डिपेंडेंट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दैट इज व्हाई दे फेस रिसोर्स क्रंच। और रिसोर्स क्रंच होने की वजह से बेसिकली उनके साथ इश्यू क्या होता है कि उनके पास पैसे नहीं है, सो दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द गुड क्वालिटी सर्विसेज। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, हमें कॉर्पोरेट बॉन्ड का मार्केट है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड का मार्केट क्यों जरूरी है, अंडरस्टैंड इट। आप एक बिजनेस हो, आपको एक्सपेंड करने के लिए पैसे चाहिए। अब पैसे के लिए मल्टीपल सोर्सेस हैं, या तो आप अपने शेयर हैं वो बेच दो, यानी कंपनी में अपना हिस्सेदारी कम कर दो, बट इससे आपका कंट्रोल कम होगा। दूसरा, आप बैंक से बोरो करो, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बैंक कुछ ना कुछ कोलेट्रल रखने के लिए बोलेगा। यूजुअली बैंक शेयर्स को ही एज ए कोलेट्रल लेता है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है अगर वो रिलायबल है तो वो बॉन्ड पेपर इश्यू करेगी, और ऐसे बॉन्ड पेपर को हम बोलेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड। लेट्स से कि टाटा है, उन्होंने एक बॉन्ड पेपर इश्यू किया है। उन्होंने कहा है कि आप पैसे दोगे उनको, वो इस टाइम के बाद में आपको विद इंटरेस्ट आपका पैसा लौटा देंगे, दैट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड। उसके अलावा सरकार ने जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें जो क्या बोलते हैं रिस्की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उसको उसको कम करने के लिए, उसको डिस्करेज करने के लिए सरकार ने एसटीटी को इंक्रीज करने का एक प्रोविजन बनाया है। पहले मैं 3-4 सिंपल चीजें बता देता हूँ। एसटीटी क्या है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। मतलब जब भी आप शेयर खरीदते हो या जब भी आप शेयर बेचते हो आपको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है वो देना पड़ेगा। ठीक है, अब सरकार बोल रही है कि अगर हम इस पे टैक्स बढ़ा देंगे तो लोग है वो रिस्की वाले ऑप्शंस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस पे टैक्स बढ़ाया। ऐसा ही एक और टैक्सेशन का प्रोविजन है रिलेटेड टू गेन्स, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स, सीजीटी। सीजीटी पे लास्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है। सीजीटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपने कोई शेयर बेचा है और उसको बेचने से अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम बोलते हैं सीजीटी, कैपिटल गेन टैक्स। एसटीटी आपको दोनों केस में देना पड़ेगा, चाहे आप बाई करो चाहे आप सेल करो।
सीजीटी आपको सिर्फ सेल के केस में देना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आप बेच रहे हैं और अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो ही आपको सीजीटी देना है। ठीक है, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, नेक्स्ट है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर। इस बार डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ बड़ा डेवलपमेंट अनाउंस नहीं किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट है इस डायरेक्शन में बहुत सारे स्टेप्स ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि इस बार फोकस है दो तीन चीजों पे है, हॉर्टिकल्चर आइटम्स पे है और हाई वैल्यू क्रॉप्स पे है। क्यों है हाई वैल्यू क्रॉप्स पे? प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा, लैंड फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा है। नेशनल लेवल पे 86% फार्मर्स है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, मतलब 2 हेक्टेयर से कम उनके पास में जमीन है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें कुछ ऐसा मेथड फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे हम अपने फार्मर्स की इनकम बढ़ा सकें इवन इफ हमारे पास लिमिटेड लैंड है। तो इसी के लिए हमें उन क्रॉप्स पे ध्यान देना पड़ेगा जिससे हम हाई वैल्यू अर्न कर सकें। इसी चीज को हम बेसिकली बोल रहे हैं हाई वैल्यू क्रॉप्स और कैश क्रॉप। हाँ, मार्केट पे असर पड़ेगा। अगेन दैट इज काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म। दो चीजें समझो, अगर आप फ्रीक्वेंटली बाई और सेल करते हो तब आपके ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा। फ्रीक्वेंटली बाई और सेल करने से इश्यू क्या है? इश्यू ये है कि उससे मार्केट में वोलेटिलिटी है वो इंक्रीज होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली बाई और सेल करते हो तो हर ट्रांजेक्शन पे आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गया है। कहने का ये मतलब है लॉन्ग टर्म वाले के लिए गवर्नमेंट है अभी उस तरीके से नहीं देख रही है, बट गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर केस में वोलेटिलिटी को एड्रेस करने के लिए और जो कॉमन इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हायर टैक्स है वो अनाउंस किया है। ओके, हाँ, अब एग्रीकल्चर वाले में एक तो हॉर्टिकल्चर के लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम की बात की है। क्यों की है? क्योंकि लैंड फ्रेगमेंटेशन है, हमें लोगों की इनकम बढ़ानी है उसके लिए। उसके अलावा सरकार है वो जो हाई डेंसिटी कल्टीवेशन है, किसका? वॉलनट का, आलमंड का, पाइन नट का, इन सब के ऊपर फोकस करने के लिए बोल रही है। कोकोनट प्रोडक्शन के लिए फोकस करने के लिए बोल रही है। उसके अलावा कोकोआ है, कैशू है, यानी कि हाई वैल्यू क्रॉप्स। हर एक क्रॉप का नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड द आइडिया हेयर, आपको रटने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा गवर्नमेंट है एक और कॉन्सेप्ट की बात कर रही है, एआई भारत विस्तार। अब भारत विस्तार क्या है? इन ए वेरी सिंपल सेंस, हम एग्रीकल्चर में एआई के यूज से एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। जस्ट रिमेंबर द टर्म भारत विस्तार। अब यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत विस्तार एक्चुअली किस चीज से रिलेटेड है, और आपको ऑप्शन दे सकता है लेट्स से कि इंश्योरेंस सेक्टर है, स्पेस सेक्टर है, या फिर टेक्निकल एजुकेशन है। इट इज रिलेटेड टू यूज ऑफ एआई टू इंप्रूव द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, हाँ। लास्ट ईयर के बजट में गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री धन धान्य स्कीम के अनाउंसमेंट की बात की थी, जहां पे गवर्नमेंट का फोकस था कि जो 100 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो कैसे इंप्रूव करें। वो 100 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये नीति आयोग का जो इनिशिएटिव था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उसी से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो इसके अंडर में हमने 100 डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट की हैं, उसमें से यूपी की सबसे ज्यादा 12 डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट जो पिलर है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देखो, कीप इट सिंपल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस भी किया है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी अनाउंस किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मतलब फ्रेट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक्सक्लूसिव रेलवे कॉरिडोर है। उसके अलावा जो पीएम गति शक्ति है, जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं हम। उसके अलावा अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो 2015 से फिजिकल ईयर 2015 से फिजिकल ईयर 2027 तक हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो रफली 6 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। 2015 में ये था ये 2 लाख करोड़, और 2027 में ये हो गया है 12.2 लाख करोड़। सो मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ज्यादा फोकस किया है।
ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना भी होगा उससे एसेट क्रिएशन होगा, लॉन्ग टर्म में हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगा। एक सिंपल सेंस में कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे एसेट क्रिएशन हो रहा है, एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे रिकरिंग एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है। उसके अलावा सरकार है वो बोल रही है कि हम नए अर्बन एरियाज पे फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो अर्बन एरियाज हैं, जो एग्जिस्टिंग सिटीज हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दे आर टू मच कंजेस्टेड नाउ। तो अब गवर्नमेंट है उसका फोकस है कि हमें जो सेकेंड टीयर और थर्ड टीयर जो सिटीज हैं उनके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, ताकि एक तो जो एग्जिस्टिंग अर्बन एरियाज हैं वो कंजेस्टेड ना हो, दूसरा हमारे पास नए ग्रोथ सेंटर्स बन सके। उसके अलावा सरकार बोल रही है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड है वो हम सेटअप करेंगे। इसका बेसिक मतलब समझो क्या है। कोई भी बैंक है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लोन नहीं देना चाहता, क्योंकि यूजुअली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनका टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है, मतलब उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, और इसी के चलते बैंक को रिस्क होता है कि कहीं ये पैसा नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए ना बन जाए। तो इसी के कंटेक्स्ट में सरकार क्या बोल रही है कि हम एक क्रेडिट गारंटी फंड है वो सेटअप करते हैं, दैट विल एक्ट एज ए गारंटर, कि अगर ये लोन वापस नहीं पे करेंगे तो हम पे करेंगे। इससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो इजी हो जाती है। ठीक है। ये क्रेडिट गारंटी देंगे, किसको देंगे? लेंडर्स को गारंटी देंगे। लेंडर मतलब कौन है? बैंक लेंडर है इस केस में। उसके अलावा हम एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो सेटअप करेंगे, कनेक्टिंग दानकुनी इन द ईस्ट टू द सूरत इन द वेस्ट। देखो, अगर आपको याद हो, हमने 2 डीएफसी की बात की थी। ये तो था ईडीएफसी, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। किस किस के बीच में है ये पंजाब से स्टार्ट होके और वेस्ट बंगाल तक है। और जो दूसरा है वो है WDFC, वेस्टर्न डीएफसी, जो कि है यूपी से स्टार्ट होके महाराष्ट्र तक। महाराष्ट्र में कहां पे? JNPT। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम इनको भी आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सूरत को दानकुनी से कनेक्ट करने के लिए जो नया डीएफसी है उसकी बात की गई है। उसके अलावा सरकार बोल रही है कि हम शिप रिपेयर इकोसिस्टम है उसको भी सपोर्ट करेंगे, सो दैट हम इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट है उसको इंप्रूव कर पाए। एक और इंपॉर्टेंट चीज की अनाउंसमेंट की गई है, सी प्लेन, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सरकार इंसेंटिव देगी। अब ये सी प्लेन क्या है? देखो, आई एम अज्यूमिंग कि आपको क्लियरली विजिबल है। दिस इज सी प्लेन, मतलब सी मतलब समुद्र और प्लेन मतलब प्लेन, तो पानी पे चलने वाले को सी प्लेन हम बोल रहे हैं। तो अभी हम इसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, सो दैट हम वाटरवेज और वाटर टूरिज्म है उसको प्रमोट कर सकें, वाटर बेस्ड जो टूरिज्म एक्टिविटी है उसको प्रमोट कर सकें। उसके अलावा सरकार बोल रही है कि हम स्टेट्स को भी फंडिंग देंगे, स्पेशल असिस्टेंस देंगे फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसको नाम दिया है 2 लाख करोड़। हम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को देगी, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट बजट में पूर्वोदय स्कीम थी उसके ऊपर भी सरकार ने फिर फोकस किया है, इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये वाले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर फोकस करने की बात की है, ताकि जो ईस्टर्न सेक्टर है उसका भी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है रिलेटेड टू एनर्जी सिक्योरिटी। अब एनर्जी वाले में बेसिकली आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। ए, हमारे पास अभी रफली हमारा एनर्जी कंपोजिशन ऐसा है कि रफली 49% हमारा थर्मल बेस्ड एनर्जी है और रफली 51% है हमारा नॉन फोसल बेस्ड एनर्जी है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम 100 गीगावाट है वो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करें। न्यूक्लियर पे क्यों हम फोकस कर रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम विद सोलर एंड विंड एनर्जी इज दैट ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ना तो सन का इंटेंसिटी हमारे कंट्रोल में है, ना ही विंड का इंटेंसिटी हमारे कंट्रोल में है। तो अगर हमें एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करना है, 24/7 एनर्जी हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है तब हमें स्टोर करना पड़ेगा, सो दैट हम उसको बाद में यूज कर सके। स्टोरेज के लिए हमें बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में सरकार बोल रही है कि हमें उसके कंटेक्स्ट में स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल
एक स्टेप सरकार क्या बोल रही है कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी ऑन सोडियम एंटीमोनेट, उस पे सरकार ने वो कस्टम ड्यूटी का एग्जेम्पशन दे दिया। ये किस काम आता था? सोलर ग्लास बनाने के लिए काम आता था। एक सिंपल, अगर हमें सोलर पैनल्स हैं वो सेटअप करने हैं, तो उसके लिए जो पीवी है सोलर पैनल्स के लिए, वो हम इंपोर्ट करते हैं, फोटोवोल्टिक है। तो सरकार बोल रही है कि क्यों ना हम इस सेक्टर को इंडिया में ही प्रमोट करें ताकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट ना रहें। अब अगर हमें कोई भी सेक्टर इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी है किसी भी सेक्टर में, तो हमें उसके रॉ मटेरियल का कॉस्ट है उसको कम करना पड़ेगा, सो दैट यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स है उसके पास इंसेंटिव हो। एक तो ये कंटेक्स्ट है। तो जहां पर भी एनर्जी से रिलेटेड जो नए इनिशिएटिव अनाउंस किए हैं, उसमें बेसिक फोकस यही है कि हम इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम करें, कस्टम ड्यूटी है उसको कम करें, सो दैट हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो कम हो और हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं दे कैन कम्पीट। उसके अलावा सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसकी सप्लाई के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स अनाउंस किए हैं कि एग्जेम्पशन ऑफ बीसीडी, आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। एग्जेम्पशन ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन इंडिया। इसका बेसिक मतलब ये है कि लेट्स से हमें कोई मशीनरी चाहिए है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। अब अगर उस मशीनरी का कॉस्ट ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है दैट इज एक्टिंग एज ए बैरियर। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, इसका आपको कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू द पीपल सो दैट क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोसेसिंग है वो बूस्ट किया जा सके। दैट इज द इंटेंशन है। हाँ, उसके अलावा कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए सरकार ने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स हैं वो भी अनाउंस किए हैं। ये बेसिक सिटीज का लिस्ट है, अभी कुछ उसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आइडिया को समझो। नेक्स्ट है पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट का बेसिक मतलब है कि लोगों के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट है वो स्टेप्स ले रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एक यंग कंट्री हैं बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो सीनियर सिटीजन है उसका पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, तो उसी कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग केयर इकोसिस्टम है उसको डेवलप करने की बात कर रही है। केयर गिवर्स का बेसिक मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हेल्थ सेक्टर है, नर्सरी बोल रहा हूँ, नर्सेज हैं, नर्सेज हो गया है आपका, ओल्ड एज होम्स हो गया है, दे आर केयर गिवर्स। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें उस सेक्टर के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बिजनेस वर्किंग है, बिजनेस वुमेन है, अब लेट्स से उनका कोई प्रोडक्ट है, हमें वो प्रोडक्ट है वो सेल करना है, ठीक है? तो सरकार बोल रही है कि हम एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करेंगे जहां पे यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स। उसी के कंटेक्स्ट में एक टर्म है, टर्म इज सेल्फ हेल्प एंटरप्रेनर, एसएचई का मतलब क्या है? सेल्फ हेल्प एंटरप्रेनर मार्ट। मार्ट मतलब डी मार्ट वाला ही काइंड ऑफ एक आउटलेट, एक शोरूम, एक स्टोर है वो सेटअप करने की बात की गई है जहां पे दीज पीपल कैन सेल देयर प्रोडक्ट, ठीक है? नेक्स्ट है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस का बेसिक मतलब क्या है कि सरकार है अपने सिटीजन्स को बोल रही है कि आपको एक्सेसिव पेपर वर्क है वो नहीं करना है, आपको सिर्फ जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर फोकस करना है और बाकी चीजों के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। नेक्स्ट है फिस्कल मैटर्स। फिस्कल मैटर का बेसिक मतलब है कि सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट्स को कितना रेवेन्यू देने की बात कर रही है। तो देखो जो 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन था 41%, 16th ने भी उतना ही रिकमेंडेशन दिया है 41%। तो पहली बात तो 41% का रिकमेंडेशन की बात है। द गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन टू रिटेन द वर्टिकल शेयर ऑफ डिवोल्यूशन एट 41%। कौन से फाइनेंस कमीशन? 16th फाइनेंस कमीशन। कौन थे इसके चेयरपर्सन? अरविंद पंगारिया, ठीक है? उसके बाद सरकार ने जो स्टेट्स हैं उनको रूरल और अर्बन डेवलपमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 1.4 लाख करोड़ की बात की है कि हम आपको 1.4 लाख करोड़ है वो देंगे। अब फाइनेंस कमीशन के कंटेक्स्ट में भी दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें समझ लो। फाइनेंस कमीशन ने एक नया पैरामीटर है वो इंक्लूड किया है, कंट्रीब्यूशन इनटू जीडीपी, कि कौन स्टेट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके कंटेक्स्ट में उसको रिसोर्सेज मिलेंगे। तो ये एक फाइनेंस कमीशन का
जो पैरामीटर है उसकी हम बात करेंगे। इनकम डिस्टेंस का बेसिक मतलब क्या है, जो मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है उसका इनकम और जो बैकवर्ड स्टेट है उसका इनकम, इसमें जितना गैप होगा ना उतना ही आपको रिसोर्सेज ज्यादा मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं उनका कहना है कि यूपी और बिहार को रिसोर्सेज ज्यादा मिलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि इनको ज्यादा रिसोर्सेज इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये बैकवर्ड स्टेट है, और अगर इनको अभी रिसोर्स नहीं दिए तो ये बैकवर्ड ही रह जाएंगे, और जो डेवलप्ड स्टेट है और बैकवर्ड स्टेट है उसके बीच का जो गैप है वो इंक्रीज होता जाएगा। इसी चीज को हम बोलते हैं रीजनल डिस्पैरिटी। अब इस रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने के लिए ही सरकार है ज्यादा रिसोर्सेज दे रही है। तो इनकम डिस्टेंस का बेसिक मतलब क्या है कि गैप कितना है इनकम के बीच में, स्टेट्स की इनकम के बीच में, जितना ज्यादा गैप उतना ही बैकवर्ड वाले को ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। फिर है आपका पॉपुलेशन, 2011 के सेंसस के हिसाब से जिसका जितना पॉपुलेशन उसके हिसाब से रिसोर्सेज मिलेंगे। फिर है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का मतलब आपने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कितने स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। फिर है आपका एरिया, कि आपका एरिया कितना उसके हिसाब से आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। फिर है आपका फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट कवर कितना है उसके हिसाब से आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। फिर है आपका टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट। टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट है वो 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर में एक पैरामीटर हुआ करता था कि कोई भी स्टेट है उसका टैक्सेशन सिस्टम कितना एफिशिएंट है। 16th फाइनेंस कमीशन ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, मतलब अब ये पैरामीटर नहीं है। 16th ने एक नया पैरामीटर है वो इंट्रोड्यूस किया है, और वो पैरामीटर है कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, यानी कि जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन होगा उसके हिसाब से आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। ये 16th का नया पैरामीटर है। तो एक बड़ा सिंपल सा प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है कि 15th ने कौन सा पैरामीटर था, 15th में कौन सा पैरामीटर था, तो 16th में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। सो ये है दोनों के बीच डिफरेंस। इनकम डिस्टेंस का 15th वाले में कंट्रीब्यूशन था 45%, उसको 2.5% कम कर दिया है। 2.5 यहां से कम हुआ है, 2.5 यहां से कम हुआ है, यानी कि इनकम डिस्टेंस वाले में कम हुआ है और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस वाले में कम हुआ है। ये टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट ये रिमूव ही कर दिया है। एरिया वाले में भी आपका 5% कम किया है, पहले 15% था अब 10% है। तो इस तरीके से गैप क्रिएट करके एक नया पैरामीटर है वो ऐड कर दिया है, और इस नया पैरामीटर का मतलब है 10% जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन। अब इससे किसको बेनिफिट होगा, देखो स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनका पहले से डिमांड था कि हम कंट्रीब्यूशन तो अच्छा खासा करते हैं बट हमें उतने रिसोर्सेज नहीं मिलते। तो गवर्नमेंट ने यानी कि फाइनेंस कमीशन ने उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश की है। ओके, ये बात हुई फाइनेंस कमीशन की। अब वापस चलते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो पे। देखो एफआरबीएम जो एक्ट है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, एफआरबीएम का टारगेट था कि हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है दैट शुड बी मैक्सिमम 60%। दोनों टाइप की गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, उसका 60% डेट टू जीडीपी रेशियो मैक्सिमम होना चाहिए, 40% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। बट अभी हुआ क्या, बीच में कोविड आया, कोविड की वजह से सरकार को बहुत सारा पैसा बोरो करना पड़ा, और इसीलिए सरकार का डेट टू जीडीपी रेशियो है वो ज्यादा हो गया। अब सरकार का टारगेट है कि हम 2030 तक इसको 50 ±1% की रेंज में लेके आएंगे, यानी 50 या तो 49% तक लेके आएंगे, 51 तक, मतलब 50 के आसपास इसको लेके आएंगे। दिस इज गोइंग टू बी आवर लॉन्ग टर्म टारगेट। हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या है, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 4.3%। अब देखो ये भी काफी हाई था, बिकॉज ऑफ कोविड सरकार को बहुत सारा पैसा है वो बोरो करना पड़ा, बट अब सरकार धीरे धीरे उसको भी कंट्रोल कर रही है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे कि फिस्कल डेफिसिट कितना है। फिस्कल डेफिसिट है सरकार का, फिस्कल डेफिसिट का बेसिक मतलब है कि कितना बोरो किया है, तो दैट इज 4.3%। रेवेन्यू डेफिसिट है दैट इज 1.50%। रेवेन्यू डेफिसिट कब होगा, जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, किससे, रेवेन्यू रिसीट से। रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या है, रिकरिंग इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है रिकरिंग एक्सपेंडिचर। प्राइमरी डेफिसिट है हमारा 0.70%। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है दैट इज 0.30%। अब ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, इन ए सिंपल सेंस,
सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी स्टेट को ग्रांट देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेट्स से कि यूपी को ग्रांट दिया है 150 करोड़ का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वो पैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे कोई कैपिटल एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, ना ही उससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो इसलिए वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट अगर यूपी गवर्नमेंट उस पैसे को यूज कर रही है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सम एसेट, तब वो एक अच्छा एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एसेट क्रिएशन हो रहा है। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड द एसेट एंड द ग्रांट जिससे एसेट क्रिएट हुआ है। एक सिंपल सेंस में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स, उन ग्रांट से क्या क्रिएट हुआ है, एसेट क्रिएट हुआ है। सो इस पे हमें ध्यान देना है। ये 4-5 पैरामीटर है जिस पे क्वेश्चन आता है, और बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आता है, तो आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट का बेसिक मतलब है ओवरऑल बोरोइंग हमने कितना किया है, ठीक है, ओके। अब फाइनेंस कमीशन वाले में एक वो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि क्योंकि फाइनेंस कमीशन में अब नए पैरामीटर आए हैं, तो जो ओवरऑल जो अलोकेशन है वो चेंज हुआ है। बट अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो अभी भी यूपी है वो हाईएस्ट रिसिपिएंट है 17.62%, पहले 94 था 17.94, तो थोड़ा सा माइनर परसेंटेज चेंज हुआ है। बिहार के केस में भी माइनर परसेंटेज 0.11% कम हुआ है। अगर बात करूं स्टेट्स लाइक कर्नाटका, गुजरात और महाराष्ट्र, तो इनका कंट्रीब्यूशन स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। बट एक चीज आप नोटिस करोगे, कर्नाटका, गुजरात और महाराष्ट्र, इन तीनों का अगर मैं कंट्रीब्यूशन मिलाऊं, इवन दैट कंबाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब इनको जो मिला है, कंट्रीब्यूशन नहीं, इनको जो मिलेगा फाइनेंस कमीशन के एलोकेशन के हिसाब से, इनका कंबाइंड जो मिला है वो अकेले यूपी से कम है। अकेले यूपी का 17% है, जबकि इन तीनों का कंबाइंड अगर हम बात करें तो दैट इज गोइंग टू बी रफली 14%। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि वाई दे आर कंप्लेनिंग, दे आर सेइंग कि हम इतना सारा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं बट वापसी में तो हमें उतना अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस नहीं मिलता है, ठीक है। सो दैट इज द क्रिटिसिज्म हियर। हाँ, अब आते हैं कि सरकार जो रिसोर्सेज है उनको खर्च कैसे करती है। देखो, सबसे पहले हम इनकम की बात करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी इनकम साइड ऑफ गवर्नमेंट। इनकम का सबसे मेजर जो सोर्स है दैट इज बोरोइंग। अंडरस्टैंड यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि 24% अगर हमारे पास 100 रुपए आ रहे हैं एज ए गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के पास 100 में से 24 तो बोरोइंग से आ रहे हैं। अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, जितना ज्यादा बोरोइंग होगा, जितना ज्यादा लाइबिलिटीज होगा, हमें उनको वापस भी पे करना है, ठीक है। सो दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड जो हमारा सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है दैट इज इनकम टैक्स। थर्ड जो हमारा सबसे बड़ा सोर्स है दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स। यूजुअली एग्जामिनर है इसका सीक्वेंस पूछ सकता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि पहले नंबर पे कंट्रीब्यूशन किसका है, दूसरे नंबर पे कंट्रीब्यूशन किसका है, एंड सो ऑन। थर्ड नंबर पे कॉर्पोरेट टैक्स है, फोर्थ नंबर पे जीएसटी है, फिफ्थ नंबर पे नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल फीस हो गया, फाइन हो गया, डिविडेंड हो गया। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड एंड डिसइन्वेस्टमेंट। डिविडेंड का मतलब है कोई सरकारी कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया था उसका एक हिस्सा सरकार को जाएगा। लेट्स से कि एनटीपीसी है, एनटीपीसी एक सरकारी कंपनी है, इन्होंने प्रॉफिट कमाया है मान लेते हैं 400 करोड़ का, उस 400 करोड़ में से मान लेते हैं 150 करोड़ इन्होंने गवर्नमेंट को दिए, तो गवर्नमेंट के लिए तो ये इनकम है, और ये इनकम है वो एक रेवेन्यू रिसीट है, ये है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। तो ये भी एक इनकम का सोर्स है, और ये 10% टोटल ऐसे अमाउंट है वो मिला है सरकार को। उसके बाद 6 नंबर पे है सरकार के पास यूनियन एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज अभी भी लगता है कुछ कुछ आइटम्स पे, खास करके वो आइटम्स जो जीएसटी के परव्यू से बाहर है, जैसे फॉर एग्जांपल लीकर हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया है, लीकर पे एक्साइज ड्यूटी है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाते हैं, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। उसके बाद कस्टम्स है 4%, और लास्ट है नॉन डेट कैपिटल रिसीट। नॉन डेट कैपिटल रिसीट का मतलब है कैपिटल रिसीट है बट उससे डेट नहीं क्रिएट हुआ है। देखो, ये दोनों ही काइंड ऑफ कैपिटल रिसीट है। इसमें हमने बोरो किया है, इसमें हम बोरो नहीं कर रहे हैं, तो डेट तो नहीं है ये, तो फिर किस टाइप का कैपिटल रिसीट है, फॉर एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट। तो अगर हमने अपना एसेट बेचा,
लेट्स से सरकार ने डिसइन्वेस्ट किया, तो सरकार के पास पैसे तो आएंगे। क्या ये पैसे सरकार को वापस देने हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार ने कुछ बेचा है, तो इससे सरकार का जो एसेट है वो ऑफ कोर्स कम होगा। दैट इज वन एग्जांपल ऑफ नॉन डेट कैपिटल रिसीट। ये तो बात हुई इनकम की। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ पे कर रही है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा हमारा जो एक्सपेंडिचर है दैट इज स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, यानी कि जो टैक्सेस में शेयर है स्टेट का। फॉर एग्जांपल एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी में आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी क्या है? इंटीग्रेटेड जीएसटी। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि देयर इज अ सप्लाई ऑफ आइटम फ्रॉम पंजाब टू बिहार, ठीक। अब ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है तो आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी का जो रेवेन्यू आएगा दैट विल बी शेयर्ड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में। तो ये तो पहला हो गया स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस। उसके बाद सेकंड हमारा एक्सपेंस किस चीज पे होता है? सेकंड सबसे बड़ा जो एक्सपेंस होता है दैट इज के माइंड में आना चाहिए, इंटरेस्ट पेमेंट पे क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा बोरो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। थर्ड जो हमारा सबसे बड़ा एक्सपेंस है दैट इज ऑन सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का बेसिक मतलब यह है कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडिंग है। फोर्थ हमारा सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर दैट इज ऑन डिफेंस, सरकार डिफेंस पे खर्च करती है। फिफ्थ हमारा सबसे बड़ा एक्सपेंस है ऑन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब है फंडिंग है दैट विल बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। स्पॉन्सर्ड वाले में ध्यान में रख लेना, सेंटर एंड स्टेट दोनों फंडिंग पैटर्न है वो शेयर करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बड़ा एक्सपेंडिचर है दैट इज फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर्स। उसके बाद नेक्स्ट है सब्सिडीज पे। सरकार दो मेजर सब्सिडीज पे लगभग 3.5 लाख करोड़ खर्च करती है। फूड सब्सिडीज पे लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, और उसके बाद फर्टिलाइजर सब्सिडी पे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अदर एक्सपेंडिचर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरीज है और वो सब एक्सपेंडिचर हैं, तो उस पे सरकार 7% खर्च करती है। और लास्ट है पेंशन पे। पेंशन पे गवर्नमेंट है रफली 2% स्पेंड करती है। तो दिस इज हाउ गवर्नमेंट स्पेंड द मनी। तो हमने इनकम की बात कर ली, हमने एक्सपेंडिचर की बात कर ली, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट और है एंड देन इट विल बी ओवर। लास्ट इज कि किस स्कीम के लिए सरकार ने कितना पैसा, मतलब किस मिनिस्ट्री के लिए कितना पैसा खर्च किया है। ये यूजुअली स्टेटमेंट की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा जो एक्सपेंस हुआ है 5.98 लाख करोड़, दैट इज फॉर ट्रांसपोर्ट सेक्टर। यहां से आपको एक चीज समझ में आएगी कि सरकार है इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना फोकस कर रही है। Then second highest expenditure is on defense, third is on rural development, fourth is on home affairs, fifth is on agriculture and associated activities, sixth is on education, seventh is on energy and eighth is on health, ninth is on urban development। एक बार आप सीक्वेंस जरूर ध्यान में रख लेना so that अगर क्वेश्चन आए तो हम उसको properly arrange कर सके। And with this this budget sector is over. Now please ask if you have any doubt. है कोई डाउट किसी का? नहीं राहुल, वो फैक्चुअल चीजें हैं, वो अभी नहीं करवाऊंगा, वो उसका एक अलग से पीडीएफ आपको दे दूंगा। कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पे। एग्जैक्ट नंबर मेरे को भी नहीं है याद। हाँ, इन्फो अभी आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट कवर करना है। अभी अभी नहीं बनाना है बेटा, इसका नोट्स नहीं बनाना है अभी। आपको प्रीलिम्स के लिए आपको मैं अलग से इसका एक सेक्शन है जो प्रीलिम्स के लिए जरूरी होगा, उसका एक अलग से हैंड आउट दे दूंगा। अभी सिर्फ आपको समझना है कि कोई भी डिसीजन लिया है तो क्यों लिया है। हमने कस्टम ड्यूटी अगर कम किया है कि क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए किसी मशीन पे, तो क्यों किया है, वो क्यों वाला पार्ट है वो आपको समझना है अभी, ठीक है।
ओके।